बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से DGISI की तकर्री की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन का इतलाक होगा जी 20 नवंबर 2021 से, और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक अपने फराइज सरंजाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आजम खान के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है जी कि समरी के छठे पैराग्राफ में दिए गए अफसरान के पैनल को वज़ीर आज़म ने देखा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती की मंजूरी दी। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, और ये मुलाकात जो है वो ISI कमान की तब्दीली के मुतालिक जारी मुशावरती अमल का हिस्सा थी। तर्जमान के मुताबिक मुशावरती अमल में वज़ारत दिफा से अफसरान की फहरिस्त मौसूल हुई थी, और वज़ीर आज़म ने तमाम नामजद अफसरान जो थे उनके इंटरव्यू किए। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत का फाइनल राउंड हुआ, और तफसीली मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DGISI तकर्री की ये मंजूरी दी गई। ये वो नोटिफिकेशन है जी जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत की जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया गया था। 6 अक्टूबर को ISPR की जानिब से एक जारी नोटिफिकेशन हुआ था जी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI होंगे ऐसा कहा गया, जिसके बाद तैनाती के मामले पर हुकूमत कुबकू की कैफियत में नजर आई थी। हमें हुकूमत ने DGISI की तैनाती को तकनीकी और कानूनी खामियों के नाम पर डिले किया, जिस पर हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर ना होने के ताने भी दिए गए, मगर हुकूमत की जानिब से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर होने का इंदिया दिया गया। हुकूमत की जानिब से मुखालिफिन पर हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई का तासुर देने का इल्ज़ाम लगाया गया। ISPR के नोटिफिकेशन को 20 दिन गुजरने के बाद आज हुकूमत ने तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी अरब से वापसी के बाद आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात के बाद जारी किया गया। नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर दाखिला ने शेख रशीद ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अफवाहों का तूफान जो है वो दम तोड़ गया है। इसी पर बात करेंगे कि क्या हुकूमत की तरफ से मामले को बेहतर तरीके से हल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सेक्रेटरी डिफेंस और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, नोटिफिकेशन जो है वो आपने भी पढ़ा होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस के तर्जमान के मुताबिक वज़ारत दिफा से अफसरान की फहरिस्त मौसूल हुई थी, और वज़ीर आज़म साहब ने तमाम नामजद अफसरान के इंटरव्यू किए थे। फिर नदीम अंजुम साहब को DGISI तैनात किया गया। तो क्या समझते हैं आप कि आपके ख्याल में लीगल कोर्स ऑफ एक्शन यही बनता था जिस तरह के बयान किया गया? जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो मेरा ख्याल इख्तिताम ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म का इस्तेकाक था कि उनका नोटिफिकेशन जब तक वज़ीर आज़म के दफ्तर से ना निकले अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, वो बात पूरी हो गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये इस्तेकाक था कि वो जिसको रिकमेंड करें वही अपॉइंट हों, तो वो भी बात ठीक हो गई। ये जो डिले हुई है, मेरा ख्याल है कि इसकी जो मेरे ज़हन में बात आती है, सही तो मालूमात मुझे पूरी नहीं है कि ये जो तारीख थी कि भी कब से उनको अगली कमान संभाल ली जाए और ये आके टेक ओवर कर लें, तो उस टाइम को कवर अप करने के लिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बात हुई। देखें, माजी में जो ISI के चीफ हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से अपॉइंट होते रहे हैं। आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल कल्लू जो कि रिटायर्ड एक जनरल थे उनको लगाया, जो कि शायद हम समझते कि ज़ाब्तों के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तेकाक समझा। उसके बाद आपको पता है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से लगाया। तो ये और बहुत सारे ऐसे ISI के चीफ हैं जो सिर्फ अपॉइंट होते रहे आर्मी चीफ की तरफ से और उनका नोटिफिकेशन होता रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही रास्ता अख्तियार हुआ है, और बजाय इसके कि कोई नज़ा पैदा होता, जो टाइम कवर करना था वो थोड़ा सा हो गया, लेकिन और दोनों तरफ से। जी जनरल साहब, पिछले 2 सालों में मैं 2019 और 2018 की मैं बात कर रही हूँ कि जब DGISI तैनात किया गया जनरल फैज हमीद साहब को, तो उस वक्त भी इमरान खान वज़ीर आज़म थे। ना सिर्फ उनकी दफ़ा बल्कि अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को भी जो है, जब DGISI अक्टूबर 2018
जब DGISI तैनात किया गया था, सॉरी थोड़ा वो गड़बड़ हो गया, तब भी कुछ ऐसा देखने में नहीं आया जो अब की तैनाती में देखने में आया, मतलब एक डिले जी आप सही कह रही हैं। शायद फिर शायद बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म होता रहा या तनकीद होती रही। आप उस वक्त के हालात और आज के हालात का भी आपस में, एक तो हुकूमत नई थी, पूरा उनको इदराक नहीं था कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपकी चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर ने जाना था अफगानिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ने जाना था सऊदी अरेबिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलिट्री डिप्लोमेसी भी चलती है और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। तो मेरे ख्याल उन्होंने मुनासिब समझा कि जितना हो सके ये टाइम गुजारें जो पुराने ISI चीफ हैं, ताकि उनको हर चीज़ का ज़्यादा तजुर्बा है, ऑन हैंड एक्सपीरियंस है, और वो मेरा ख्याल वो ये चाह रहे थे और वो उन्होंने कर लिया। और आपने देखा अभी भी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें 1 माह आगे का टाइम दिया गया है, ताकि फैज हमीद साहब को पूरा वो टाइम भी मिल जाए जो कमांड का है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी वो ISI में गुजार लें। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ मुनासिबत से हुई है। हाँ, ये ज़रूर मैं भी कहूँगा, आपके साथ मैं इस बात की तायद करता हूँ कि ये बिल्कुल एक, आप ये ना हम नहीं कह सकते कि जैसे नॉर्मल तरीक़ाकार होता है वैसे ही हुआ है, लेकिन जब जिसका इस्तेकाक था वो इस्तेमाल हुआ। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो अच्छे जनरल हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको तरक्कियां देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वो भी देखें, सबसे ज्यादा कौन जानता है अपने जनरलों को? आर्मी चीफ, क्योंकि वो पिछले 30-25 साल से उनको जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस किस ओहदे पर रहे हैं, इंटेलिजेंस का उनमें कितना मामला है, दूसरे मामलात को कैसे समझते हैं। तो मेरा ख्याल वजीर आजम ने जो बिल्कुल इस्तेकाक बनता था आर्मी चीफ का, उसको भी माना, लेकिन जो उनका अपना इस्तेकाक था उस पर भी कायम रहे। तो ये तो नहायत खुश उसलूबी से तय हो गया मेरे ख्याल में। सही। तो जनरल साहब, फिर ये जो तनकीद होती रही फिर अपोजिशन की तरफ से, और फिर शेख रशीद साहब को हमने कहते सुनो कि अफवाहों का जो है वो तूफान दम तोड़ जाएगा, तो किस तरह से आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ने किस तरीके से इस मामले पर हुकूमत की नाअहली को जवाज़ बनाया है? देखिए, वो तो बात ये है कि चूंकि ये मैं खुद भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी थी इसमें, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। पॉलिटिकल फोर्सेस का क्या काम होता है? पॉलिटिकल फोर्सेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में आया जाए, क्योंकि वो समझती है कि इक़्तिदार में आए बगैर वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकती। तो पहला उनका हदफ होता है इक़्तिदार में आना। बाद के अहदाफ फिर हम आज जिक्र नहीं करते, जो भी है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने जब एक वॉइड देखा और एक मौका देखा, उससे पूरा फायदा उठाया, तो अल्टीमेटली तो उनको नुकसान ही हुआ ये सारा वावेला उठाने का, क्योंकि फिर हुआ तो कुछ नहीं। सही। अच्छा जनरल साहब, ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी टू PM है, उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है? वहाँ पे भी 3 नाम जाते हैं, किसके पास इस्तेहकाक होता है, ये जरा बताइएगा हमें। जी देखिए, हर वो अपॉइंटमेंट जिसका ताल्लुक सिविल गवर्नमेंट में, और हायर मैं अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, जैसे एम्बेसडर्स जाते हैं, और ये जैसे आपने MS की बात की, मिलिट्री सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के साथ भी जाते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी तो खासकर एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा से होती है प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की, क्योंकि उनके साथ एक हर वक्त 24 घंटे का राब्ता होता है। तो उसमें वो कह सकते हैं कि आप हमें पैनल दें, वो किसी का नाम भी दे सकते हैं, और आर्मी अपने उसके मुताबिक, उनके कैरियर के मुताबिक लोगों को आगे भेजती है। तो मेरा ख्याल फौज का हर फैसला इसलिए दुरुस्त होता है कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है उस ऑफिसर का, वो रिकॉर्ड बाद में पेश भी किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, वो खुद भी देख सकते हैं। तो जितनी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें नोटिफिकेशन होना है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें मेरा ख्याल है कि वो अपना इस्तेमाल करते हैं इस्तेकाक, और वो कह सकते हैं कि जी हमें एक और पैनल दे दें या जैसे भी है। ठीक है जनरल साहब, आपने बिल्कुल कहा कि इस दफ़ा ये एबनॉर्मेलिटी थी और ये सारी चीज़ें उतना नॉर्मल नहीं था जिस तरह नॉर्मल कोर्स में होता है। मुझे बताएगा कि अब ये मतलब चूंकि एक एग्जांपल हमारे सामने है, तो आगे के लिए फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि इस तरह से ही चीज़ें जो हैं वो चला करेंगी, या फिर नॉर्मल कोर्स में चीज़ें जिस तरह के बाय द बुक होनी चाहिए उसी तरह से हुआ करेंगी? जी देखिए, एग्जांपल तो हमारे पास हर किस्म के है ना। जो ज़्यादा एग्जांपल है और जो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जिसको मान लेना चाहिए और जिसमें एक लॉजिक है, वो ये है कि आर्मी चीफ ये फैसला करें कि किसको तैनात करना है, उसको रिकमेंड करें। और वजीर आजम आर्मी चीफ की सवाबदीद को इसलिए उसकी कदर करें कि जितना आर्मी चीफ अपने जनरलों को जानते हैं,
वजीर आजम जितनी भी कोशिश करें वो नहीं जान सकते। तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल तरीक़ाकार तो वो होना चाहिए जैसे कि चलता रहा है, लेकिन ये भी आप ये नहीं हम कह सकते कि लिमिट से बाहर किसी ने निकलकर कोई काम किया है, बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर है और वजीर आजम के इस्तेहकाक बनता था, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है, कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी इस्तेमाल करेंगे, ये उनकी मर्जी है। अलबत्ता नोटिफिकेशन वजीर आजम के ऑफिस से ही होगा, वजीर आजम की हामी भरने के बाद ही होगा, इसमें ये कभी तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इनके ऊपर बड़ी बात होती रही और जब तनकीद होती रही इस मामले पर तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात होती रही कि वहाँ पर कुछ खराबी आ गई है, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो गई हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ हुई थी और अब जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया गया चीज़ों को, और जिस तरह कि आपने कहा कि सब अच्छा होता है जब इख्तिताम अच्छा होता है, तो वही जो हमें है वो हमारे सामने आई है बात। आपको लगता है कि पहले थोड़ी हुई है कुछ इस तरह की कोई चीज़? जी देखें, बात ये है कि बात होना, किस कड़वाहट होना, ये बिल्कुल एक अलग बात है, और अपना इनपुट देना, अपनी राय देना जो कि आपकी राय से मुतसादिम हो या आपकी राय के मुताबिक ना हो, ये एक अलग बात है। फौज का ये एक फर्ज है, आप समझे, ये आर्मी चीफ का फर्ज है कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो अपनी बेहतरीन राय है वो दें और बताएं कि मेरी राय में ये काम ऐसे होना चाहिए, या ये शख्स इस काबिल है, या हमें ये पॉलिसी या मिलिट्री मामलात में ये करनी चाहिए। लेकिन फाइनल जहां पर भी वजीर आजम ने फैसला करना है तो फिर फैसला उन्हीं का होगा कि वो बात मानते हैं चीफ की या नहीं मानते। मिसाल के तौर पे अगर अफगानिस्तान के मतलब कोई बात है, अमेरिका के मतलब कोई बात है और उसके अंदर कोई मिलिट्री डिप्लोमेसी से रिलेटेड चीजें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो जरूर बताएंगे आर्मी चीफ। ठीक है। लेकिन ये फिर ये इनकम्बेंट नहीं है, ये फर्ज नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो हर बात माने आर्मी चीफ की, कभी नहीं भी मान सकते। लेकिन ये है कि जो प्रोफेशनल चीजें हैं वो साफ ज़ाहिर है कि उनके पास और कोई इनपुट होती नहीं, उनको मानना पड़ती है। तो थोड़ी देर के लिए अगर कोई बहस हो जाती है या थोड़ी देर के लिए कोई गौर फिक्र होता है, कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बहस हो जाती है, इख्तिलाफ राय होता है, तो वो भी नॉर्मल चीज ही है। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा क्विकली ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, उसके ऊपर भी यकीनन इस वक्त क्रूशल मूवमेंट्स चल रहे हैं, आखिर लम्हात चल रहे हैं मैच के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल्स के साथ। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान ये एक इंटेंस किस्म का मुकाबला जो है वो रहा, और पाकिस्तान ने जो है मैच जो है वो अपने नाम कर लिया। एक बेहतरीन किस्म का खेल हमें देखने को मिला है, जो कि इंडिया के मैच की तरह बिल्कुल वन साइडेड नहीं था, और बड़ा भरपूर किस्म का जो खेल है जो आपकी नर्व्स को ज़रा थोड़ा स्ट्रेच करता है, उस तरह का एक खेल जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन वही वाली चीज़ है कि अगर हम मैच जीत गए तो फिर बाकी हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं। अरसलान नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं यही जानना चाह रही हूँ कि किस तरीके से इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये मैच भी जो था वो पाकिस्तानी इस बार बड़े भरपूर दिल के साथ चाहते थे कि ये मैच पाकिस्तान जीते, बिकॉज न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया तो एक रंज और गुस्से की कैफियत पाकिस्तानियों के दिल में ज़रूर थी, जिस पर हमने देखा कि सुबह जो न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर थे विलियमसन, उनका एक बयान भी आया कि आई होप कि पाकिस्तान कोई ग्रज नहीं रखेगा। पाकिस्तान ने कोई ग्रज तो नहीं रखा, लेकिन एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और हमने इस मैच को विन कर लिया। अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस विक्ट्री को? बिल्कुल जी, आज यहाँ पर जो सिक्योरिटी बहाना बनाकर पाकिस्तान से न्यूजीलैंड वापस गई थी, तो न्यूजीलैंड को शारजा के अंदर ही पाकिस्तानी टीम का एक थ्रेट जो है उसका सामना करना पड़ा, और अच्छा खासा थ्रेट हारिस रऊफ ने भी किया, और उसके बाद आसिफ अली ने और शुएब मलिक ने जिस तरह से बैटिंग की है, आल्दो के न्यूजीलैंड ने अपनी फील्डिंग से थोड़ा सा टफ टाइम दे दिया था, 20-25 को रोककर बड़ा जबरदस्त हफीज का भी कैच लिया, लेकिन लाहौर के अंदर जो है लग यूं रहा था कि आज भारत के साथ ही हमारा फिर से मैच है। जिस तरह से बॉल के ऊपर जो है यहाँ पर जश्न हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी और ढोल ढमक्का हो रहा था, और जब पाकिस्तान जीता है तो लग यूं रहा था कि जैसे मैं शारजा के किसी पवेलियन में मौजूद हूँ और स्टेडियम के अंदर मैच देख रहा हूँ। इतना हल्ला गुल्ला, जश्न और फायरवर्क्स भी देखने को मिला है। कुछ शायकीन अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कैसा लगा न्यूजीलैंड को हमने बता दिया, क्या उनका सिक्योरिटी थ्रेट थोड़ा सा क्लियर हो गया? जी सर, सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कल रिजवान की और बाबर की परफॉर्मेंस के बाद कहा जा रहा था कि इनको आर्मी चीफ और पीएम बनाया जाए,
तो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे उनको कम से कम वजीर इत्तलात या वजीर कानून लगा दें या वजीर तलीम लगा दें, वो तो कुछ भी नहीं करते, ये भी बैठे रहेंगे। चले वो बात की बात है। आप बताएं कैसा लगा आज की परफॉर्मेंस को, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से यहाँ से गए, खासे मायूस थे, खुश हो गए? अब पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ यही है कि पहले से आराम है और न्यूजीलैंड मेरे लिए बहुत मुश्किल था। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में देखे ना, न्यूजीलैंड इतने गोरे गोरे बच्चे, पाकिस्तानियों में दिल नहीं कर रहा था, फिर भी हमने दिल पे पत्थर रख के ना पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया और उम्मीद थी जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज से होना चाहिए। बाबर आजम के लिए क्या कहेंगे? बाबर आजम देखें, कायद आजम के बाद हमें दूसरा कायद आजम मिल रहा है, लेकिन इसको वजीर आजम ना बनाए। वर्ल्ड कप जीत गया जी, ये मिले जुले तासरात जो है वो सामने आ रहे हैं और खासे खुश नजर आ रहे हैं कि वो जो रन, जो गुस्सा उस वक्त हमें मिला, सामने आया था फैंस का, खासकर बड़े मायूस हुए थे। लाहौर के अंदर 5 T20 मैचेस थे जो न्यूजीलैंड के साथ हमने खेलने थे, लेकिन न्यूजीलैंड वापस चला गया और हमारी तैयारियों को भी अधूरा छोड़ गया। लेकिन पाकिस्तानी लड़कों ने यह बता दिया है कि तैयारियां बेशक हमारी इंटरनेशनल मैचेस खेल कर नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी तरह लड़कर जो है वो खेलने वाले हैं और हमने सिर्फ भारत को नहीं शिकस्त दी बल्कि अब न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देकर हमने सेमीफाइनल के लिए तकरीबन 90% से भी ज्यादा जो है वो अपने चांसेस जो है उनको मुकम्मल कर लिया। और लाहौर में जो आज जश्न हुआ है वो देखने के काबिल था, भंगड़े डाले गए, दौल धमक्का खूब जो है यहाँ पर हुआ है। सही है जी, ढोल धमक्का बिल्कुल खूब हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से इस विक्ट्री का जो जश्न है वो भी मनाया जा रहा है। बिकॉज क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जैसे शोएब मलिक, ये अक्सर मैंने उनको कहते हुए सुना, ये जब पिछले कुछ दिनों में तज्जिए चल रहे थे कि इस बार न्यूजीलैंड भी उसी लिस्ट के अंदर है जी, इंग्लैंड भी उसी लिस्ट के अंदर है जिस लिस्ट में हमने भारत को डाला हुआ है और मैच हमें उनसे जीतना है। तो सेलिब्रेशन का जो लेवल है इस वक्त हम देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। जैसा कि अरसलान ने भी बताया कि आज भी ऐसा ही लग रहा था कि पाक भारत टाकरा हो रहा है और उतनी खुशी और उतनी सेलिब्रेशंस हुई हैं जितनी इंडिया से जीतने के बाद जो हैं वो हुई थी। बहरहाल हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप T20 में मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, हर मैच के बाद हमें अपने नए स्टार्स जो हैं वो मिलते हैं, उनके फैंस बनते हैं, उनमें इजाफा होता है। जिस तरह पहले मैच में हमने शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान को देखा और उसके बाद फिर हमारे जो कप्तान थे वो तो हैं ही हैं। आज के मैच से हारिस रऊफ साहब बड़ा उभर कर सामने आए हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग में यकीनन एक इजाफा होगा। फिर आसिफ ने भी एंड में जिस तरीके से मैच को निकाला है वो उनकी भी यकीनन फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इस अच्छी खबर के साथ कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड T20 का दूसरा मैच भी जो है वो जीत लिया है, यानी फतह को अपने नाम कर लिया है और यकीनन न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी खदशात का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब पाकिस्तानी टीम ने दे दिया है। एक ज़बरदस्त किस्म का, एक इंटेंस किस्म का मैच जो है आज हमें देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो मैच था उसके हवाले से तो कहा जा रहा था कि वन साइडेड मैच था। बिल्कुल कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया जो है वो हावी हुआ है या इंडिया किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि मैच लेके जा सकता है। लेकिन आज जो है वो कुछ कुछ जगहों पे इस तरह लगा कि शायद पाकिस्तान के हाथ से गेम निकल रही है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कम बैक किया पाकिस्तान ने और ज़बरदस्त किस्म का खेल आज भी हमें देखने को मिला। बॉलिंग तो बिलाशुबा कमाल थी, बैटिंग ने भी जो है वो अपना काम चलाया और पाकिस्तान को जो फतह है ये दिलाई है। कामरान अकमल साहब टेस्ट क्रिकेटर मायानाज मुल्क के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी राय और उनके तजर्बे से हम इस्तेफादा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान शो में ज्वाइन करने के लिए। कामरान, एक और ज़बरदस्त किस्म की फतह जो है वो पाकिस्तान के नाम हुई, क्या कहेंगे आप? यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो पाकिस्तानी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। इंडिया के साथ तो ठीक है मैच था, लेकिन इस बार यकीनन अपने रीजंस थे। न्यूजीलैंड से ये मैच जो है वो पाकिस्तानी चाहते थे कि जीता जाए और जरूर जीता जाए। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान ने जो मोमेंटम पहले मैच में रखा वही दूसरे मैच पे रखा और अमेजिंग विन और बड़ी प्रोफेशनल। और पहला मैच तो हमारी ओपन ने सारा स्कोर कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा टफ टाइम दिया न्यूजीलैंड टीम ने। हमारे 5 आउट हो, थैंक्स टू आसिफ अली और शेब मलिक का एक्सपीरियंस नजर आया, साथ के कैसे इनिंग्स बनाई जाती है, कैसे मैच लेके जाते हैं। मलिक ने फिर आसिफ अली को खिलाया और जैसे आसिफ अली ने पावर हिटिंग की है, 12 बॉलों पे 27 रन और 3 छक्के और लास्ट 5 ओवर्स में न्यूजीलैंड जैसी बॉलिंग को 58 रन करना इतना इजी नहीं है और क्रेडिट डेफिनेटली जाता है टीम को। और उससे पहले जैसे टॉस जीता पाकिस्तान ने, बॉलिंग की है वो बड़ी जबरदस्त की है और जो बॉलिंग पहले ओवर से जैसे करनी
शुरू की है, तो वो देखें इकॉनमी सबकी कितनी की है, विकेट के मुताबिक बॉलिंग की गई है, जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे विकेट ली, पार्टनरशिप नहीं लगने दी, और ये 150 रन हो जाते तो पाकिस्तान के लिए बड़ा डीप ट्रबल होना था। लेकिन ये है कि 131 पे रखा तो फायदा हुआ पाकिस्तान को 134 पे, जिसकी वजह से आप देखें कि 8 बॉल पहले पाकिस्तान ने चेज किया, जहाँ पे 10 की एवरेज रहती लास्ट 6 ओवर्स में, वहां पे 8 बॉल पहले मैच खत्म कर दिया। सही कारण आज का जो स्टार है जो आज के मैच में हमें मिला है वो तो यकीनन हारिस रऊफ है। किस तरह से देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को? 4 विकेटें उन्होंने जो है वो हासिल की हैं। डेफिनेटली हारिस रऊफ ने उस टाइम पे जाके विकेट ली है जहाँ पे पार्टनरशिप लग रही थी, जहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए थ्रेट नजर आ रहा था, तो वहीं पे ब्रेक थ्रू मिलता रहा, फिर विकेटें ली हैं। लेकिन इसके साथ जो बाकी जो 5 बॉलर्स ना वो बड़े मेरे ख्याल से जबरदस्त उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हारिस रऊफ के साथ, जिसमें शाहीना, इमाद वसीम ने नया बॉल इस पिच पे करना पावर प्ले में इतना इजी नहीं होता, इमाद ने जैसे बॉल की है, फिर हफीज को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शहीन ने, फिर उसका पूरा फायदा हारिस रऊफ को मिला जो 4 विकेटें ली हैं और इम्पोर्टेंट टाइम पे ली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बड़ा टोटल नहीं करने दिया, 134 तक उनको रखा जो चेजेबल था। इस पिच पे देखें कि मुश्किल हो रही थी, लेकिन आसिफ अली ने आके फिर नीचे से जैसे पावर हिटिंग दिखाई है, जिस नंबर के लिए उसको लेके गए हैं, उसने अपना करैक्टर शो किया, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, पावर है उसमें, जान है उसकी, मिस हिट भी आप देखें कि बाउंड्री के बाहर जाती है, तो ये इसलिए मेरे ख्याल से उसका रोल यही है टीम में जो उसने आज की है पाकिस्तान टीम। नहीं तो कामरान, आज की पिच के हवाले से अगर बात की जाए जो आज के मैच में थी, मुझे ये बताएगा कि क्या बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करने वाली पिच थी, उसको किस तरह से आप एनालाइज करते हैं? देखिए डेफिनेटली बॉलर्स को जरा सपोर्ट करी थी, स्किट हो रहा था बॉल, इवन बाउंस नहीं था, तेज आ रहा था, लेंथ बॉल बड़ा मुश्किल हो रहा था, और देखिए जब 2 क्वालिटी में खेल रही होती हैं बड़ी टीमें, तो उस वक्त फिर वो आपको पता है कि इतना इजी नहीं होता कि रन्स करने मिले, पावर हिटिंग मिले, बॉलिंग अच्छी हो रही होती, दोनों साइडों की बॉलिंग अच्छी है। अभी भी मैं बोलूंगा कि न्यूजीलैंड टीम ने मेरे ख्याल से 1 बॉलर कम खिलाया, फास्ट बॉलर। तो वो अगर वो उनके पास तीसरा फास्ट बॉलर होता है जैसे जेमिसन या फॉर्गसन, अनफिट हुआ उनका, अगर उन दोनों में से एक होता तो पाकिस्तान के लिए ये भी चेज करना मुश्किल हो जाना था। उन्होंने बैटिंग लंबी की है, बैटिंग का फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस पिच के मुताबिक मेरे ख्याल से बैटिंग इजी नहीं थी करनी, जो 134 भी रन पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई है। एंड पे नसीब लगती तो ये 20 तो ये चीज थोड़ी सी है शारजा है, अब इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, पहले 2 मैचेस अच्छे स्कोर हुए हैं, बड़े स्कोर हुए, लेकिन जब क्वालिटी बॉलिंग आएगी तो फिर बड़ा स्कोर नहीं होगा शारजा में, ये नजर आया पिचेस पे शारजा की। सही। अच्छा कामरान, एक और चीज़ कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी क्रिकेट को इतना आइसोलेट करने की कोशिश की गई, ना आईपीएल जो है आपको पता है ना वो खिलाया जाता है, फिर न्यूजीलैंड की टीम का दौरा जिस तरीके से मनसूख हुआ आपने देखा, फिर इंग्लैंड ने उसको मनसूख किया, यानी एक तरह से पूरा एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन उसका नुकसान जो है वो कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया को ये हुआ कि दुनिया को अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि पाकिस्तान की टीम की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और जिस तरीके से इंडिया एक दफ़ा हमें हवास बाख्ता नजर आया कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान टीम को खेलना किस तरीके से है। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अगर वो सीरीज जो छोड़ के गए थे अगर वो खेल लेती तो शायद बेहतर पोजीशन में होते समझने की कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किस तरीके से खेलना है, किसकी क्या वीकनेसेस हैं, किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं? देखिए एक तो मैं वो तो खैर नुकसान है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो टूर छोड़ के वापस चले गए, फिर इंग्लैंड टीम नहीं आई। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि अगर वो सीरीज हो जाते तो डेफिनेटली उनको पता चल जाना था। जब क्रिकेट खेलने के साथ ही एक दूसरे की वीकनेस का पता चलता है। खैर उनकी पूरी टीम तो आई नहीं थी पाकिस्तान टूर पे, उनकी जो सेकंड टीम है वो आई थी, 1-2 लड़के सिर्फ उनके थे T20 में। और देखे अगर वो हो जाते, जीत जाते, तो शायद हमारी टीम भी ना चेंज होती जो अब टीम बनी है, कोई टीम ये वर्ल्ड कप में होती। तो ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो नए लड़के आए हैं उनका फायदा हुआ, कॉम्बिनेशन अच्छा बना, नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दिखाई है, जिनकी फॉर्म नहीं थी अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप हुए हैं।
लेकिन ठीक ये है। सारी चीजें देखें, इससे पहले भी 2009 में भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान की क्रिकेट पे अटैक हुआ, श्रीलंकन टीम पे वो हम लोग थे, उसके बाद और T20 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, उसके बाद उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी, वो हम लोगों ने अच्छी खेली, फिर T20 वर्ल्ड कप खेले, ये सारा सिनेरियो वही मिलता जा रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस टीम से ये पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि आप हमें जितना मर्जी दीवार के साथ लगाएं, हमारी क्रिकेट इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगी। सही। अच्छा कैमरन, एक आखिरी चीज़, ये बैटिंग लाइनअप ने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है उससे आप मुतमईन हैं या फिर आपको लगता है कि वो पार्टनरशिप जो पहले मैच में चली थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी, फिर फ़खर ज़मान को थोड़ा ज़रा रुक के खेलना चाहिए था? अब किस तरह से आप उसको एनालाइज कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अगले मैचेस के लिए क्या सीखा है आज के मैच से पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने? देखिए, अपनी बैटिंग लाइनअप परफेक्ट है, कुछ नहीं हुआ, दोनों मैच हम लोग जीते हुए हैं। कंडीशन चेंज है, पहले पिच चेंज थी, वेन्यू चेंज है, टीमें चेंज हुई हैं, उसके मुताबिक प्लान करनी होती है। इस टीम को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस हाई है, बस सेल्फ बिलीव रखें और प्लानिंग के साथ खेले। और देखिए, छोटी सी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप शुएब मलिक की और आसिफ अली ने मैच हारा हुआ मैच निकाल के ले गए, ये बिलीव रखना चाहिए हर लड़के को। बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा आपको लिए चलेंगे वहाँ क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ये दूसरा वर्ल्ड कप का मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी शायकीन जो है वो किस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।